हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया अनअकैडमी पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। जब हम लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं इस यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। पहले प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई करना, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू और फिर फाइनली बारी आती है जो हुल यानी कि जो पवित्र पीडीएफ होती है उसके अंदर नाम की। अब चलो साहब, नाम भी वहां पर आ गया और आप बन गए टॉपर। अब लेकिन टॉपर बनने के बाद फिर एक हार्दिक इच्छा हमारे मन से उपजती है कि साहब देखो, आईएएस आईपीएस तो हम बन गए, लेकिन अब हमें इच्छा है होम कैडर की। अब आप भले ये क्लेम करें कि साहब मैं तो AIR 1 हूं, 2 हूं, 3 हूं और मैं चाहूं तो मुझे होम कैडर मिल जाए, तो एक इकलौता टॉप रैंकर होना होम कैडर मिलने की गारंटी नहीं है। क्योंकि 2017 के बाद जो जोन वाइज होम कैडर पॉलिसी 2017 की जो डीओपीटी की आई, उसी को मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज अभी रिसेंटली जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो कैडर एलोकेशन है उसकी एक जो पीडीएफ है वो इश्यू हुई, उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मतलब अल्टीमेटली मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे प्रोसेस को आपको समझाऊंगा। भले ही आप टॉपर हो, आप AIR 1 हो, आप AIR 2 हो, इस चीज की ये गारंटी नहीं दे सकता, चाहे आप AIR 1 हैं चाहे आप AIR 2 हैं, ये इस चीज की गारंटी नहीं है आपकी टॉप रैंक आना कि आपको अपना होम कैडर मिल जाएगा। अब आप कहेंगे साहब होम कैडर की इतनी इच्छा क्यों? तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने ही ग्रह, मेरा जो राज्य है वहां पर काम करूं, थोड़ा रौला वोला जमा लें, ऐसा कुछ माहौल बन जाए, ज्यादातर लोग चाहते हैं। लेकिन वास्तव में सरकार और यूपीएससी ने इसे बड़े ही वाइजली, मैं कहूंगा बड़े ही अच्छे तरीके से चीजों को इंटीग्रेट करके ऐसा करना बहुत मुश्किल बना दिया है, लगभग मैं ये कह सकता हूं। तो आइए इस पॉलिसी को पूरा समझने की कोशिश करते हैं। अभी जिसका रेफरेंस मैं यहां पर ले रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर मैं यहां पर कहूंगा डीओपीटी का एक जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट अभी रिसेंटली यहां पर जारी करा गया है। और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, ये डेप्यूटी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को इश्यू कराया। यानी कि राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, कौन कौन से राज्यों के, इन सभी राज्यों का उल्लेख यहां पर है, लवासना के डायरेक्टर और साथ ही साथ यूपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उनके लिए। क्यों ये लेटर इशू हुआ है? तो ये लेटर इशू हुआ है, सब्जेक्ट है इसका कैडर एलोकेशन के लिए, कैंडिडेट के लिए, जो लोग फाइनली 2024 में जो लोग ऑफिसर बने थे, जो लोग क्वालिफाई हुए थे। अब उन लोगों को यहां पर कैडर एलोकेट कर दिए हैं। लेकिन आप इस कैडर एलोकेशन को समझने की कोशिश कीजिए इस पीडीएफ के अंदर। जैसे आप यहां पर देखेंगे कैडर एलोकेशन में, तो AIR 1 शक्ति दुबे जी हैं, जनरल उनकी कैटेगरी है, होम स्टेट उनका उत्तर प्रदेश है और उनको कैडर एलोकेट मिला है, यानी कि उनको कैडर मिला है उत्तर प्रदेश, यानी कि उनको होम कैडर मिल चुका है। वो इनसाइडर हैं। अब ये इनसाइडर और आउटसाइडर का क्या खेल होता है पूरा, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन जो AIR 2 हैं, हर्षिता गोयल जी, वो जनरल जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करती हैं। उनका जो होम स्टेट है वो हरियाणा है और उन्हें कैडर कौन सा मिला है? गुजरात। यानी कि वो गुजरात के अंदर क्या होंगी? वो आउटसाइडर होंगी। यानी कि जिसको होम स्टेट, जिनका जो अपना होम कैडर नहीं मिल पा रहा, उन्हें यहां पर आउटसाइडर की तरह जो है वो लिया जा रहा है। मतलब जो मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश करी थी, भले ही आप यूपीएससी AIR 1 या फिर 2 आ जाएं, जैसे एग्जांपल में यहां पर 2 देख सकते हैं, ये AIR 2 लाना भी इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपको आपका जो होम कैडर है, होम स्टेट है, वो आपको यहां पर मिल जाए। क्योंकि उसके लिए बहुत सारी शर्तें पूरी करनी होती हैं, बहुत सारे संयोग बनने चाहिए, तब जाके आपको जो होम कैडर है वो मिलेगा। अब ऐसी शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, वो शर्तें पूरी कौन कौन सी निर्धारित होती हैं जो आपको ये डिसाइड करेंगी कि आपको अपना होम स्टेट या फिर होम कैडर आपको यहां पर मिल जाएगा, उस सब के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहां पर अर्चित पराग जी हैं, उनके बारे में बात करें तो वो भी जनरल से हैं, महाराष्ट्र उनका होम स्टेट है और उनको कैडर मिला है कर्नाटक, यानी कि वो भी यहां पर आउटसाइडर की तरह हैं। यानी कि जो आपका होम जो स्टेट है, लेकिन आपको तैनाती नियुक्ति दूसरे कैडर में मिल रही है, तो आप आउटर की तरह यहां पर आपको माना जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहां पर, अब इसी तरह से यहां पर आप देखिए जो AIR 6 हैं, कोमल पूनिया जी है, उन्हें देखेंगे, वो दरअसल उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उनको उत्तर प्रदेश मिला है और ये आउटसाइडर की तरह। लेकिन ध्यान रखिएगा, आउटसाइडर इनसाइडर बहुत सारी कंडीशंस हैं ये जो निर्धारित करेंगे कि आपको अपना राज्य मिलने वाला है कि नहीं, चाहे आप कितनी भी रैंक लेके आ जाएं। आइए, ये डॉक्यूमेंट आपको और बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब मैं आपको कुछ और चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरह से आप एक और चीज देखने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे आप इस लिस्ट में पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि अगर आपकी जो रैंक है वो रैंक और ज्यादा ऊपर जाके आती है, तो देयर इज अ चांस कि आपको जो इनसाइडर यानी कि आपका जो होम कैडर है वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं 161, 178, यानी कि आप यहां पर, ये तो सीरियल नंबर है, लेकिन अगर आप रैंक वाइज देखेंगे तो 990, 89, 98, यानी कि लास्ट के लोग हैं जो लिस्ट में आते हैं, जो क्वालिफाई होते हैं।
और वो कैटेगरी वाइज भी अगर आप इनको देखेंगे तब भी इन लोगों को आउटसाइडर यानी कि किसी को भी यहां पर होम कैडर इनका नहीं मिला है। केवल हम यहां पर देखेंगे एससी में दिल्ली से जो है उनको एजीएमयूटी मिल गया है, तो उसके बारे में हम यहां पर देख सकते हैं। यानी कि ज्यादा अगर आपकी पीछे रैंक आ रही है तो होम कैडर मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस चीज की भी गारंटी नहीं कि आपकी रैंक अच्छी आ जाए तो आपको होम कैडर यहां पर मिल जाए। अब मैं आपको कुछ फैक्टर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि साहब ये अलोकेशन होता कैसे है, जो कैडर का पूरा मैं आपको बता रहा हूं। तो आप यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखेंगे हम कि दरअसल सभी जो राज्य हैं वो राज्य वैकेंसीज निकालते हैं। अब यहां पर वैकेंसीज में भी आप देखेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एगमुट है, यहां पर टोटल वैकेंसीज के अंदर 26 हैं, ठीक है, यानी कि 26 आईएएस इनको अगर मान लो चाहिए तो इसमें से 9 इनसाइडर लेंगे ये और 17 आउटसाइडर लेंगे। अब आप एक ट्रेंड समझने की कोशिश करना कि ज्यादातर जितने लोग हैं यानी कि जो ज्यादा नंबर में लोगों को लेने की कोशिश करी जा रही है वो आउटसाइडर हैं। यानी कि किसी राज्य के अंदर लगभग 2/3 जो ऑफिसर हैं वो आउटसाइडर ही लिए जाते हैं। उसके पीछे रीजन है सरकार ने जो डीओपीटी ने जो 2017 में पॉलिसी बनाई है उसका जिक्र अभी मैं आपको यहां पर कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में मान लो टोटल 8 अगर वैकेंसीज हैं ऑफिसर्स की तो उनमें से 6 आउटसाइडर होंगे, 2 केवल इनसाइडर होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सभी राज्यों में देखेंगे तो आउटसाइडर ही आपको नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा, इनसाइडर आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है आपको उसके लिए पूरी इस कैडर पॉलिसी को समझना होगा जिसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल रैंक आना वो अकेला पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे मानक या शर्तें आप पूरी करेंगे या फिर ऐसे संयोग बनेंगे, कॉम्बिनेशंस, वैकेंसीज, कैटेगरीज, ऐसी सारी चीजें अगर फिट बैठती हैं तब भी आप अच्छी रैंक लाते हैं, तब जाके आपको एक बेहतर कैडर मिलता है। सिलेक्शन के बाद कैडर के लिए मारामारी बहुत ज्यादा रहती है, आप सब लोग इस चीज को जानते हैं। तो आइए यहां पर बात करते हैं, मैं आपको सारी डिटेल के बारे में तो बताऊंगा लेकिन आप सब लोगों को एक इस मेगा इवेंट के बारे में आपको बता देता हूं। 10 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है अनअकैडमी के 10वें जन्मदिन पर, और यहां पर बहुत बड़े पर्सनैलिटीज हैं वो हमारे साथ हिस्सा लेने वाले हैं इस पूरे इवेंट के अंदर। सिंपल सा आप हमारे जो 2 चैनल हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी और अनस्टॉपेबल, यानी कि आप इसी लेट्स क्रैक पे जाएं और वहां पर ये इवेंट शेड्यूल होगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको, यहां पर ये ऑप्शन आएगा आपको नोटिफाई मी का, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा नोटिफाई मी आपको करके यहां पर रखना है सो दैट आपको पता चल जाए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो 25,999 में जो कोर्सेज हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं। शुभ 50 कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस वो मैं आपको यहां पर पढ़ाता हूं, प्लस कोर्सेज में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आइए अब हम इस पॉलिसी की एक बार बात कर लेते हैं कि जो आज के समय पर जो कैडर्स हैं उनका अलोकेशन किस तरह से होता है, कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती हैं, तब जाके आपको कैडर मिलेगा। तो देखो यहां पर 2017 की पॉलिसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे दरअसल यहां से पूरे देश को कुछ जोन्स में बांट दिया गया कैडर के मामले में। तो जोनल कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2017, इस पॉलिसी के अनुसार हम बात करेंगे तो पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया गया, और जो अभ्यर्थी होते हैं उन अभ्यर्थियों को प्रत्येक जोन में से कई राज्य, यानी कि हर एक जो जोन होता है उसमें कई राज्य और जो कैडर हैं वो शामिल होते हैं। अब जो अभ्यर्थी होता है उस अभ्यर्थी को अपनी प्रायोरिटीज देनी होती हैं जोन में भी और जो कैडर या फिर राज्यों के अंदर भी, तब जाके चीजें डिसाइड होती हैं। जैसे उम्मीदवार को 2 तरह की अपनी प्राथमिकताएं देनी होती हैं, जिनमें से पहली प्राथमिकता जोन प्रेफरेंस की होती है, यानी कि 5 जोन में से आप कौन से जोन को यहां पर चुनना चाहते हैं। 1 से लेकर 5 जो जोन हैं वो आपको चुनने होते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। जोन चुनने के बाद हर चुने हुए जोन के अंदर आपको स्टेट कैडर जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस देनी होती है, यानी कि दूसरे नंबर की प्रेफरेंस आपकी हो जाती है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जो कैडर का अलॉटमेंट का जो क्रम है वो 3 स्टेट में हमें देखने को मिलता है, यानी कि 3 स्टेजेस में हमें देखने को मिलता है कैसे आपको कोई कैडर मिलेगा। तो उसकी पहली शर्त या फिर पहली स्टेज होती है कि जो इनसाइडर अलोकेशन है उसके बारे में आपको बात करूंगा, यानी कि आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अगर मान लो ओवरऑल आपकी रैंक जो है वो अच्छी है और आप उसी राज्य के हैं तो वहां पर वैकेंसी भी होनी चाहिए, काइंड ऑफ ऐसी चीज हम समझ सकते हैं। तो कैंडिडेट को पहले उसके होम स्टेट यानी कि इनसाइडर कोटा में जो जगह दी जाती है अगर सीट उपलब्ध है, यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है कि इनसाइडर में सीट अवेलेबल होनी भी चाहिए, तब आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगी कि आपको इनसाइडर यानी कि होम स्टेट यहां पर होम कैडर आपको यहां पर मिल सकता है। और जो कोटा होता है जैसा मैंने आपको बताया इनसाइडर का कोटा बहुत लिमिटेड होता है, 16 से 18%, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया उस लिस्ट के माध्यम से कि ज्यादातर जो ऑफिसर्स हैं वो आउटसाइडर जो कोटा है उसके तहत ही उनको जो तैनाती है वो तैनाती यहां पर मिल रही होती है। हम देखेंगे पहली स्टेज तो हो गई, यानी कि अगर इनसाइडर के लिए वैकेंसी अवेलेबल है और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको मिल जाएगा।
अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मान लो इनसाइडर की वैकेंसी नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा होम स्टेट? फिर दूसरी स्टेज आती है, वो आती है आउटसाइडर अलोकेशन की, यानी अक्रॉस जोन में, पूरे के पूरा जोन में जितने भी स्टेट हैं वो, यानी कि एक जोन में कई सारे स्टेट और कैडर होंगे, तो अब पूरे के पूरे जोन में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर होम स्टेट नहीं मिलता तो कैंडिडेट ने जो जोन की प्रेफरेंसेस दी हैं उनके आधार पर कोई, यानी कि उसी जोन के अंदर दूसरे राज्य के अंदर दूसरे कैडर के अंदर उसको जो प्रेफरेंस है वो उसको यहां पर दे दिया जाएगा। तीसरी स्टेज आती है, मेरिट और कैटेगरी के जो रूल्स हैं वो यहां पर लागू होते हैं। अब आप गेम को समझने की कोशिश कीजिए। वैकेंसी होनी चाहिए, इनसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए तो आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी रैंक होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वैकेंसी है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इनसाइडर के तौर पर, यानी कि होम कैडर मिल जाएगा। नहीं, आपकी कैटेगरी के अंदर वो वैकेंसी होनी चाहिए। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में इनसाइडर वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाके आपको होम कैडर यहां पर मिल रहा होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि जहां मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार जो व्यक्ति फिट बैठता है उसी कैडर में भेजा जाता है। मान लो आप ओबीसी से हैं और ओबीसी से इनसाइडर में वैकेंसी नहीं है, तो भले ही आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, नहीं आपको मिलेगा होम कैडर। ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। आइए उन कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि जब कैडर का अलॉटमेंट होता है तो कौन कौन से फैक्टर को कंसिडरेशन में लिया जाता है, तब जाके आपको होम कैडर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंडिडेट का रैंक। आप ये कहें वैकेंसी भी है, रैंक आपकी 700-800 है, चाहते हैं आप होम कैडर मिलना, नहीं मिल पाएगा। यानी कि रैंक के बारे में बात करें तो आप टॉप रैंकर होने चाहिए, तभी यानी कि आपको पहला अधिकार तो ये मिलेगा कि अगर संभावना है, बाकी सारे फिट बैठती हैं सारी कंडीशंस, लेकिन सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो रैंक है वो रैंक टॉप पे होनी चाहिए, तब आप जो कैडर चाहेंगे वो मिलने की संभावना है। गारंटी नहीं है, गारंटी तब होगी जब सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। दूसरी कंडीशन, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, यानी कि कैटेगरी के बेसिस पर वैकेंसीज होनी चाहिए। कैटेगरी देखी जाएगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसी सेम कैटेगरी में वैकेंसी भी होनी चाहिए। मान लो इनसाइडर हैं आप, अच्छी बात है। आप मान लो एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी में इनसाइडर की वैकेंसी होनी चाहिए उस जोन में, उस कैडर में, तभी जाके आपको होम कैडर मिलेगा। ये बड़ा झोलमाल है, ठीक है। तो अवेलेबल वैकेंसी होनी चाहिए, साथ ही साथ इनसाइडर आउटसाइडर का जो बैलेंस है वो बैलेंस पूरा होना चाहिए। और तब हम देखेंगे कि जोनल जो प्रेफरेंसेस हैं वो भी आपकी फिट होनी चाहिए। जब ये सारे के सारे जो पैरामीटर हैं फिट बैठते हैं, तब जाके आपको होम कैडर यहां पर मिलता है। तो इतनी सारी कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन जाके जब पूरी हो जाएंगी तब जाके आपको जो होम कैडर है वो होम कैडर आपको मिलेगा ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि साहब इतना ये जो क्लिष्ट पूरा मामला है, इतना मुश्किल मामला है, इतना मुश्किल मामला क्यों लाया गया था, सरकार ने इसको क्यों लेके आई सरकार? तो उसके पीछे सरकार के कुछ रीजंस थे और केवल जो कैडर अलोकेशन में यही नहीं, सरकार इन चीजों का ध्यान काफी ज्यादा इवन ट्रेनिंग के टाइम पे भी रखती है। अगर आप लवासना के अंदर देखेंगे ना, लवासना में जब आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के दौरान जब आपको रूम्स मिलते हैं, सामान्यतः एक व्यक्ति यानी कि एक रूम में 2 लोग होते हैं और दोनों लोग, पता है, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक रूम में दोनों उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के व्यक्ति को घुसा दिया जाए, नहीं। जानबूझ के प्लानिंग ऐसी होती है कि एक व्यक्ति अगर नॉर्थ का है तो एक व्यक्ति पता चले नॉर्थ ईस्ट का हुआ या फिर साउथ इंडिया का हुआ, सो दैट वो जो ऑफिसर है उसको ऐसे ट्रेन किया जा सके, उसको ऐसे डिजाइन किया जा सके कि वो पूरे भारत में सर्व करने के लिए तैयार हो सके। अगर नॉर्थ के ही दोनों को साथ में रख दिया जाएगा, साउथ के दोनों को साथ में रख दिया जाएगा, फिर तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, या फिर मैं ये कह सकता हूं फिर वो नया क्या सीख रहे हैं, वो एडजस्टमेंट कहां पर सीख रहे हैं। तो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखा जाता है। इवन जब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है उसी दौरान में, लवासना में एंटर करते ही इन सारी चीजों की शुरुआत हो जाती है। तो पूरे देश में ऑफिसर्स का जो बैलेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे, इसलिए सरकार इस पॉलिसी को लेके आई थी। यहां पर ऐसा ना हो कि जो इलाइट स्टेट्स हैं उन्हीं में भीड़ हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए जो टॉप रैंकर्स हैं वो कुछ 4-5 ऊपर की जो स्टेट हैं, जो बेस्ट स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ के कुछ स्टेट मान लीजिए, ज्यादातर लोग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन्हीं राज्यों में रहना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज या फिर कंफर्ट, व्हाटएवर जो भी रीजंस हैं, उन सभी रीजंस वो यहां पर उनको मिलते हैं, तो वो ज्यादातर लोग इन्हीं को चुन लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो टॉप रैंकर्स हैं, जो प्रतिभा है, वो सिर्फ कुछ ही जो राज्य हैं उन्हीं में सेंट्रलाइज रहे। सरकार ये चाहती है कि अगर एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो पूरे भारत यानी पूरे देश के अंदर वो सर्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं जोन वाली जो पॉलिसी आई है इसके माध्यम से सरकार ने काम अच्छा भी किया है। इवन पहले क्या होता था कि अगर आपने मान लो उत्तर प्रदेश कैडर चूज कर लिया,
तो आप उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही रहते थे पूरी सेवा के दौरान, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आप जोन में पूरे में घूमते रहेंगे, यानी कि आपको कई राज्यों में जो सेवाएं हैं वो सेवाएं देने का मौका मिलेगा। इसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। फायदे इसके ये हैं कि साहब आप जो अपने परिवारीजन हैं, रिश्तेदार हैं, सिफारिशें लगवाने वाले लोग हैं, उनसे मुक्त रहेंगे, आप स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएंगे। नुकसान ये है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हमें तो भौकाल दिखाना था अपने राज्य के अंदर, हमें तो अपने राज्य में ही सर्व करना था। तो ये सर्विस सर्व करने के लिए है, ना कि भौकाल दिखाने वाली चीजों के लिए। बेसिकली मुद्दा पूरा यहां पर ये है। हम देखें स्मॉल और चैलेंजिंग जो कैडर हैं उनको भी योग्य ऑफिसर्स मिल सकें, इसलिए सरकार 2017 के अंदर जो डीओपीटी है वो इस पूरी पॉलिसी को यहां पर लेके आया था। साथ ही साथ डाइवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको बढ़ावा मिले। इवन जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर दिया, एग्जाम्पल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था लबासना का, उसी चीज को यहां भी कंसिडरेशन करने की कोशिश है, वो कोशिश यहां पर करी गई है। तो ये अलोकेशन जो आप देख पा रहे हैं अल्टीमेटली टॉप रैंक आ जाए, गारंटी नहीं है कि आपको अपना होम कैडर मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि होम कैडर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, मिल जाए तो अच्छा, लेकिन यस जब सिलेक्शन हो जाता है तो कैडर मैटर्स अ लॉट। इवन लोग कैडर बदलने के लिए दोबारा एग्जाम तक में लोग अपीयर होते हैं। हाउएवर ये था पूरा का पूरा मामला, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कैडर की, वो सब मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।